इसी का जो आपका जो जो आपके जो उद्देश्य है उसके अनुसार अगर एनएसएस का भी आप देखोगे तो एनएसएस का है नॉट मी बट यू। ऐसे ही आपका जो एनसीसी का है या जो हमारा स्कूल है सैनिक स्कूल, उसका जैसे बुद्धिमत्ता, पराक्रम या देशभक्ति, ये तीनों इशू जो है सबके लिए होता है। आज के जो युवा है या एडोलेसेंट है या जो भी हमारे टीनेजर बच्चे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन तीनों विषय पर काम करें। जब 1969 में एनएसएस की स्थापना हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि उस समय स्कूल्स में बच्चे बहुत कम जाते थे, हमारे एजुकेशन का जो लेवल था वो बहुत कम था, जो परसेंटेज थी वो बहुत कम थी। तो सरकार ने ये सोचा कि एनएसएस और एनसीसी ये तो स्कूल को ही कैटर करेगी या स्कूल या कॉलेज को ही कैटर करेगी, लेकिन जो स्कूल कॉलेज में नहीं है या जो स्कूल कॉलेज में ड्रॉप आउट हो गए हैं, छोड़ दिया स्कूल या कॉलेज छोड़ दिया, तो उनके लिए क्या योजना जो देशभक्ति सिखाए या उनको करेजियस बनाए, उनको साहसी बनाए, तो कैसी योजना हो। तो ये सोच के 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की। और नेहरू युवा केंद्र की स्थापना इसलिए की कि हमारे जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, रूरल एरिया के यूथ है, उनको कैसे हम उनको इस मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। तो वो कार्यक्रम इसलिए बनाया गया कि नेहरू युवा केंद्र की स्थापना इसीलिए की गई कि हम आज उन नौजवान साथियों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं जो नौजवान साथी या तो ड्रॉप आउट है या शिक्षा ग्रहण नहीं की है। आज वो दौर नहीं है, आज बदल चुका है। 1972 से लेकर आज 2022-2023 में वो दौर नहीं है। आज सभी बच्चे हिंदुस्तान के स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन उस समय जो स्थापना हुई थी नेहरू युवा केंद्र की, वो इसलिए स्थापना हुई थी कि आप सभी ये समझें कि जो हमारे यूथ है वो देशभक्ति सीखे, सोशल वर्क सीखे, क्योंकि ज़िंदगी में तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है जिससे हमारा जीवन बनता है। आप नेशनल कैडेट कोर में है, आप एनसीसी के कैडेट है, ऐसे ही एनएसएस के बच्चे हैं, ऐसे ही नेशनल यूथ कोर के बच्चे हैं। तो बहुत से ऐसे जो कैटर करते हैं युवाओं को या टीनेजर को, वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये तीन ऑर्गेनाइजेशन मुख्य रूप से काम करती है और सबका एक ध्येय वाक्य है, सबका एक उद्देश्य है, सबका एक ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे काम करें। इसीलिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई और उन नौजवान साथियों को ये उद्देश्य लिया गया, सरकार द्वारा ऑब्जेक्टिव लिया गया कि नॉन स्टूडेंट रूरल यूथ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई है। अब नॉन स्टूडेंट रूरल यूथ कौन है? जो गांव का हो, जो नॉन स्टूडेंट है, जो पढ़ ना रहा हो, फिलहाल पढ़ ना रहा हो, उसके लिए ये स्थापना की गई थी। और नेहरू युवा केंद्र एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नौजवान साथियों को अपना एक मंच प्रोवाइड कराती है, उनको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देने का अवसर प्रदान करती है। और नेहरू युवा केंद्र जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने न केवल लीडर दिए हैं इस देश को, न केवल आईएएस अफसर दिए हैं, बल्कि बहुत से ऐसे नौजवान साथी दिए हैं जो स्पोर्ट्स में आगे गए हैं, जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता है, जिन्होंने पद्मश्री जीते हैं। बहुत से अवार्ड ऐसे नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए साथियों ने जीते हैं। मैं नौजवान साथियों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज की डेट में अभी पंचायत के चुनाव हुए हरियाणा प्रदेश में, शायद आप अवेयर होंगे इस चीज़ से या आप अवेयर नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी अभी पंचायत प्रतिनिधि चुने गए, जिसमें सरपंच भी है, जिसमें ब्लॉक समिति के मेंबर भी है, जिसमें जिला परिषद के मेंबर भी, जो 3 टायर पंचायत सिस्टम है हमारा, ये आपको शायद नॉलेज होगी इसकी। 3 टायर पंचायत सिस्टम में पहला जो है पंचायत का जो ग्राम पंचायत है उसका सरपंच या मेंबर जो होते हैं, उसके बाद ब्लॉक समिति के लेवल पे पंचायत होती है उसके मेंबर होते हैं, उसके बाद जिला परिषद, जिला लेवल पे जो परिषद होती है उसके मेंबर होते हैं। तो उसमें लगभग हमारे जो है लगभग 100 सरपंच इस डिस्ट्रिक्ट में 100 सरपंच जो है नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए नौजवान साथी चुन के आए हैं। तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नौजवान साथियों के ऊपर। और अभी सर की कोऑर्डिनेशन से, डॉक्टर कर्नल साहब की कोऑर्डिनेशन से हमने एक कार्यक्रम और शुरू किया है, हर बाल खेले फुटबॉल। हर बाल खेले फुटबॉल यानी कि हर बच्चा, हर नौजवान साथी जो टीनेजर नहीं हुआ है वो फुटबॉल खेले, और फुटबॉल खेलने से अपने आप को नशे से दूर रखे और अपने आप को मजबूत बनाए, मजबूत पर्सनैलिटी अपनी बनाए।
नेहरू युवा केंद्र 3 चीज़ों पे काम करता है विशेष रूप से, एजुकेशन, नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ और नंबर 3 सोशलाइजेशन। और किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी एक यूथ के लिए या किसी भी कैडेट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही तीन चीज़ें होती है। पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा सोशलाइजेशन। हेल्थ से आप हष्ट पुष्ट बनोगे, आप मजबूत बनोगे, आप शारीरिक रूप से मजबूत बनोगे, आप मन से मजबूत बनोगे, आप स्पिरिचुअली मजबूत बनोगे। और एजुकेशन आपके अंदर इंटेलिजेंस लेकर आएगी, जिसको बोलते हैं हम IQ, जिसको बोलते हैं EQ, जो हमारे इमोशनल क्वोशेंट है उसको लेकर आएगी, और सोशल क्वोशेंट जो है उसको लेकर आएगी। और तीसरा हमारा सोशलाइजेशन, जो मैं बात कर रहा हूँ, सोशलाइजेशन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बच्चे की पर्सनैलिटी वीक रह जाती है। हम एजुकेशन ले लेते हैं, हेल्दी भी रह सकते हैं, लेकिन हम किसी के सामने मुकाबला करने के लिए या किसी से बातचीत करने के लिए या अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए या अपने ओरा जिसको आभा मंडल कहते हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसको चमकाने के लिए हमें सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। और जैसे कहते हैं ना कि एक ह्यूमन बीइंग वो एक सोशल एनिमल है, ऐसे बोला जाता है सोशल एनिमल है। अगर हम सोशल नहीं है तो हम ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसलिए सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, जितना हम ज़्यादा सफ़र करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी क्या है? पर्सन प्लस एबिलिटी। जो पर्सन है उसकी एबिलिटी को पर्सनैलिटी बोलते हैं। अब आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आप एक पर्सन हो, आपकी क्या एबिलिटी है, वही पर्सनैलिटी है। आपके अंदर नेगेटिव कुछ चीज़ें होगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होगी, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ होगी, कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होगी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज़ से बन के मिलकर एक पर्सनैलिटी बनती है किसी भी व्यक्ति की। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव क्वालिटी जो हमारी वो सबसे ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी। और जो नेगेटिविटी हमारे अंदर है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हों, उनको हम माइनस करते जाएंगे, तब जाके हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें अपने आप को बहुत योग्य व्यक्ति बनाना पड़ता है। आप देखोगे बहुत सी जीरो मिलके कोई अंक नहीं बना सकती, लेकिन जैसे हम 0 0 0 0 जोड़ते हैं तो हम कोई अंक नहीं बना पाते। लेकिन जब उसके साथ 1 जुड़ता है, 1 जुड़ता है, तो हम जो है उसको बहुत बड़ी संख्या बना सकते हैं। 0 के साथ 1 जुड़ेगा तो 10 बनेगा, और 2 0 के साथ 1 जुड़ेगा तो 100 बनेगा, 3 0 के साथ 1 जुड़ेगा तो 1000 बनेगा। लेकिन 3 0 अकेली रहकर वो कुछ नहीं बना सकती। इसलिए 1 बनना जरूरी है। नन से 1 बनना। नन से 1 कैसे बनोगे आप? नन से नन मतलब कुछ नहीं, और 1 बनना जो आपकी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है उसके साथ अगर एक पॉजिटिव क्वालिटी जुड़ती है तो आप हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक हो सकते हो। यानी कि नन जो एक वर्ड है, आपने सुना होगा इंग्लिश का, NONE, अगर उसमें से N निकाल दो तो आप 1 बन जाओगे। N मीन्स नेगेटिविटी। अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट, जिंदगी के नेगेटिव क्वालिटी आप निकाल देते हो तो आप 1 बन जाओगे। और जैसे ही 1 बनोगे तो आपकी कीमत बढ़ेगी, आपकी प्राइस बढ़ेगी, आपका मोल बढ़ेगा। और 1 बनना सिर्फ तभी संभव है जब आप अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखो। नेगेटिव एस्पेक्ट जब भी आपके जीवन में आए तो आप उसको दूर करो, जब भी आपके थॉट्स आए उसको दूर करो, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर चलो। पॉजिटिव एस्पेक्ट इतना आसान नहीं है बनना। जब हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है या हमारे सामने कोई भी चुनौती आती है तो हम पॉजिटिविटी खो बैठते हैं और नेगेटिविटी में उलझ जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को ऐसे तैयार करो। जो मैंने पहला जो एस्पेक्ट बताया हेल्थ का, वो सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। हेल्थ के 2 कंपोनेंट हैं, फूड और व्यायाम। अगर आप व्यायाम करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में ग्रहण करोगे। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर को तरोताज़ा रखती है। अभी पिछले साल आपने नोबेल प्राइज़ का नाम सुना होगा। नोबेल प्राइज़ जो हमारे मेडिकल साइंस के नोबेल प्राइज़ मिले थे वो 3 डॉक्टर्स को मिले थे, अमेरिकन डॉक्टर थे, उनको मिला था। उन्होंने ये खोज की थी कि जो ऑक्सीजन अगर हमारे हर सेल को, पूरे शरीर में जो भी करोड़ों सेल है, उनको अगर मिल जाए तो हर सेल एटॉमिक बम की तरह काम करता है, एटम बम की तरह काम करता है। हर सेल इतना मजबूत हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में ग्रहण करेंगे आप
और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे ग्रहण की जाएगी? या तो आप रनिंग करो, या तो आप प्राणायाम करो, या तो आप स्पोर्ट्स करो, तो आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। और जो हमारे करोड़ों सेल है शरीर के, न केवल ब्रेन के बल्कि हर शरीर के हर अंग के जो सेल, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो वो जो है इलेक्ट्रिक जो है जो उनकी ताकत होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आप जो है व्यायाम करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करो। प्राणायाम से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है आपके अंदर, और आपका ब्रेन उतनी तेज काम करता है और आपका शरीर भी उतनी तेज काम करता है। दूसरा कंपोनेंट है फूड का। कहते हैं कि फूड जितनी ताकत शरीर को नहीं देता जितनी ताकत ऑक्सीजन देती है। 70% जो ताकत है या एनर्जी है हमारे शरीर को जो मिलती है या ब्रेन को मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है, और 30% ताकत जो है हमारे को फूड से मिलती है। लेकिन फूड अच्छा होना चाहिए। जब हम स्पोर्ट्स करते हैं या प्राणायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं शारीरिक रूप से, और शारीरिक रूप से जब मजबूत बनते हैं तो हमारे ब्रेन के सेल भी काम करते हैं ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से। तो वो ज़्यादा हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, ज़्यादा याददाश्त बढ़ती है, और हम किसी भी चीज़ को जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी ज़्यादा बढ़ती है। हमारे अंदर जो हिम्मत है, हौसला है, जिसको हम कहते हैं पराक्रम जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि ब्रेन जो है, जैसे कहते हैं ना, शेर दिल है ये, या शेर दिल जवान है ये। शेर दिल जवान नहीं है, क्योंकि दिल जो है हमारा एक पंपिंग करने का काम करता है सिर्फ शरीर में। अगर आपको मेडिकल साइंस आपने पढ़ी हो थोड़ी बहुत जीव विज्ञान के बारे में, तो शरीर का जो हार्ट है, शरीर में जो हार्ट है वो ब्लड को पंपिंग करने का, पूरे शरीर में भेजने का काम करता है, और उसको भेज के अंदर से साफ होता है और फिर साफ होके दूसरे आर्टरीज से और उससे वेन से जाता है शरीर में। तो वो जो काम करता है वो हमारा हार्ट काम करता है। लेकिन ब्रेन जो है हमें ताकत देता है, हमें हौसला देता है, हमें करेज देता है। अगर ब्रेन आपका मजबूत है और ब्रेन में आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है तो आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ोगे, कमज़ोर बनोगे भी नहीं और कमज़ोर पड़ोगे भी नहीं, और मजबूती से काम लोगे। जो भी निर्णय लोगे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग निर्णय ले सकते हो, क्योंकि आप एनसीसी से जुड़े हुए हो, आप सैनिक स्कूल से जुड़े हुए हो। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका ब्रेन कैसे स्ट्रॉन्ग हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसे मजबूत हो, आपका जो निर्णय है वो एकदम पॉजिटिव कैसे हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फूड की ताकत जो है वो जो 30% की है उसको आप 30% पूरा रखो। उसके लिए क्या खाना पसंद करते हैं आज के नौजवान साथी, ज़्यादातर युवा क्या खाना पसंद करते हैं? जिसमें मैदा ज़्यादा हो, जिसमें नमक ज़्यादा हो, जिसमें मीठा ज़्यादा हो। आपने देखा होगा जब स्पोर्ट्स करते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि मीठा नहीं खाना है, नमक ज़्यादा नहीं खाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोटीन खाना है, हमें कैल्शियम लेना है, हमें आयरन लेना है, हमें दूसरे जो मिनरल वो लेने हैं। तो हमारा फूड जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। और मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करूँगा, अगर आपको अपनी मेमोरी पावर बढ़ानी है या अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आयरन मैन बनाना है, तो आयरन मैन बनाने के लिए आपको अंकुरित चने जो है वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। अंकुरित चने आप खाओगे तो आपका ब्रेन की पावर भी बढ़ेगी। और अंकुरित चने और पालक 2 चीज़ें सबसे बेहतरीन फूड में माने जाते हैं। अगर आप अंकुरित चने रोज़ 1 मुट्ठी खाते हो तो आपका शरीर आयरन का हो जाएगा, और आपकी मेमोरी पावर विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आपकी मेमोरी पावर इतनी शार्प होगी कि आप खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं जो याद करना चाहता था या जो पढ़ना चाहता था वो मुझे एकदम से याद हो रहा है, या एकदम से मैं पढ़ पा रहा हूँ, या एकदम से मेरे दिमाग में छप रहा है। वो बिल्कुल पिक्चर की तरह चल रहा है, फिल्म चल रही है, इस टाइप से आपको लगेगा। आप पढ़ते होगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान नहीं रहती है। हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, फिर भी नहीं होते। लेकिन अगर आप अंकुरित चने खाते हो तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा होगा। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे देश में बंगाल राज्य आपने सुना होगा, बंगाल स्टेट सुना आपने? सुना है? किधर है बंगाल स्टेट? किधर है बंगाल स्टेट? है? हाँ बेटा बोलो बोलो, किधर है? बोल दो, उनसे बात मत करो, आप बोलो। बंगाल किधर है? राज्य है कौन से कोने में है? नॉर्थ में? आप बताओ। कोई बात करने की जरूरत नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं है आपका। हम तो ऐसे चर्चा कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। बंगाल हमारा ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, और हमारे जो 7 सिस्टर है वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो अभी मैं जो बात बताने चाह रहा हूँ, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ।
मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ईस्ट में बंगाल है, उस बंगाल ने कौन कौन से लोग दिए हमारे।